Hello everyone, welcome to your class. We are from Physicem Academy. To like and subscribe our channel for support our community, and please share your comment in the comment box. So this is your educator Tanmay Das, All India rank 336 in GEST and cracked JAM and GATE exam also. तो बेसिकली आज हमारा क्लास है मैथमेटिकल फिजिक्स के ऊपर, जहाँ पर हमने वेक्टर एंड मैट्रिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला लेक्चर, जहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक को क्लियर करेंगे, फिर धीरे धीरे एडवांस तक बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप मैथ फिजिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए है बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये क्लास आप पूरा देखिए। एंड ऑल्सो अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैथ फिजिक्स सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है और एक मेजर सब्जेक्ट भी है। तो आपको तो ये जो पोर्शन है ये जरूर कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ शेड्यूल है हमारे फिजिक्स एकेडमी की तरफ से, जहाँ पर आपको जुलाई अगस्त सितंबर मतलब 3 महीनों के अंदर पूरा का पूरा IIT जैम एंड बाकी सारे MSc एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विथ हैंड रिटन नोट्स एंड असाइनमेंट। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं अभी जुलाई महीना चल रहा है और हमारे चैनल पे अभी मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का क्लास स्टार्ट है। एंड ऐसे ही अगस्त सितंबर महीनों में ये कंटिन्यू रहेगा। एंड 3 महीनों के बाद आपका IIT जैम एंड MSc एंट्रेंस एग्जामों की पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो हमारा कोर्स है 3 महीने का, ये पूरा का पूरा ही है बिल्कुल एक फ्री कोर्स। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो ये था हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स का सिलेबस, जहाँ हम पहले क्लास में डिस्कस किए थे कि कैसे हम मैथमेटिकल फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे। जो हमारा था मैट्रिक्स, वेक्टर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन, फूरियर सीरीज, पार्शियल डेरिवेटिव, जैकोबियन, परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, तो हमने कहा था कि ये जो पहला 4 चैप्टर है, मतलब मैट्रिक्स, वेक्टर, कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंशियल, ये 4 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल फिजिक्स में, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है जैम एंड बाकी सारे एग्जामों में। एंड बाकी जो 4 चैप्टर है उनमें थोड़ा थोड़ा करके कभी कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। तो हम ये 4 जो चैप्टर इनको बहुत डिटेल से, बहुत बारीकी से हम करेंगे। तो जैसे हमारा प्रॉमिस था, हम पहले मैट्रिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, फिर हमने वेक्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, जो जिसका आज हमारा पहला क्लास होगा। ठीक है, नाउ वी क्विकली स्टार्ट आवर क्लास। बट वन थिंग, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिया हुआ QR कोड पे या फिर इस लिंक पर जाकर हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका इस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाकर उस लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन की रिगार्डिंग या फिर एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप बेझिझक क्वेश्चन पूछकर हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ आपको ग्रुप में मिल जाएगा बहुत सारे असाइनमेंट्स, POIQ की सोल्यूशन एंड डेली बेसिस में अपना डाउट क्लियर करने की सेशन। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो नाउ लेट्स अस बिगिन। स्टार्ट करते हैं आज का कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला लेक्चर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम धीरे धीरे बेसिक क्लियर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम धीरे धीरे से एडवांस तक बढ़ेंगे और उसके बीच में हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके पहले हम थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम कुछ पॉइंट से पहले स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऐसे Z से डिनोट करते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो होता है हमारा x प्लस आयोटा y। ओके, तो सर ये तो लिख लिया x प्लस आयोटा y, लेकिन ये है क्या? ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, इसमें कौन कौन सा टर्म है? x है, एक y है एंड आयोटा है। ठीक है, अब x क्या है? x है हमारा रियल पार्ट। x जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रियल पार्ट, एंड y जो होता है हमारा वो होता है इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो ऐसे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक इमेजिनरी पार्ट से और एक रियल पार्ट से। ठीक है, तो इस जो रिप्रेजेंट का तरीका है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कार्टेशियन
कार्टेशियन फॉर्म। ओके, ये जो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इस फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो अब इस कार्टेशियन फॉर्म को हम थोड़ा सा ग्राफ पेपर में समझेंगे कि कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके पहले एक चीज़ देखिए, मान लीजिए और एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा z इक्वल टू a प्लस बी आई, और एक लिख लेते हैं जो हमारा होगा z1 इक्वल टू 3 प्लस 2i। ठीक है, एंड दूसरा एक लिख लेते हैं z2 इक्वल टू हमारा -4 प्लस 3i। ठीक है, तो ये तीनों हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिए हैं, अब इनको हम जो ग्राफ हमारा है उसमें हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे ग्राफ में कॉम्प्लेक्स नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले देखिए हमारा क्या है, a प्लस बी आई। ओके, अब a प्लस बी आई, एक चीज़ देखिए, हमारा जो हम ग्राफ ड्रॉ करते थे उनमें क्या होता था, एक साइड हम ड्रॉ करते थे एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या होता था हमारा वाई एक्सिस, ये होता था हमारा माइनस एक्स एक्सिस, एंड ये होता था हमारा माइनस वाई एक्सिस। ये आप सभी को पता है कि कैसे हम एक ग्राफ में जो डायरेक्शन उसको आइडेंटिफिकेशन करते थे। ठीक है, अब देखिए हमारा जो एक्स एक्सिस होगा वो होगा हमारा क्या, रियल एक्सिस, एंड जो वाई एक्सिस होगा वो होगा हमारा इमेजिनरी एक्सिस। तो आपको पता चल चुका है कि इमेजिनरी पार्ट कौन से एक्सिस में लाई करता है, वो वाई एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट लाई करता है, एंड जो रियल पार्ट होता है वो एक्स एक्सिस में लाई करता है। अब देखिए हमने जो पहला लिखा था a प्लस बी आई, वो हमने यहाँ पर लिख दिया a प्लस बी आई। ठीक है, अब a प्लस बी आई मतलब a हो गया हमारा रियल पार्ट एंड b हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए रियल पार्ट एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पर हमने a को ड्रॉ कर लिया और b को हम जो इमेजिनरी एक्सिस है वहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो देखिए कैसे हम a प्लस बी आई को एक ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा 3 प्लस 2i। अब 3 प्लस 2i मतलब 3 क्या है हमारा, वो है रियल पार्ट और 2 है हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए 3 मतलब एक्स एक्सिस के बराबर 3 कहाँ है, यहाँ पर, और 2 कहाँ है, 2i, इसलिए 2i। तो देखिए अगर हम इन दोनों पॉइंट को एक साथ जोड़े तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, ये 3 प्लस 2i है। नेक्स्ट जो पॉइंट है -4 प्लस 3i, -4 पॉइंट कहाँ पर है, ये तो रियल पार्ट हो गया हमारा, तो ये होगा एक्स एक्सिस पे, तो ये रहा हमारा -4, एंड 3i कहाँ पर, ये देखिए हमारा 3 पॉइंट, तो हमारा जो पॉइंट आएगा -4 प्लस 3i वो ये रहा। ठीक है, तो आपको पता चल चुका है कि कैसे हम ग्राफ में एक इमेजिनरी नंबर को या फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस हो गया हमारा रियल एक्सिस, एंड जो वाई एक्सिस हो गया हमारा इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब ये जो हमने ठीक है इसको रहने दें, आप वीडियो को आगे पीछे करके इसको ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म। तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या हम और किसी फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसका और एक फॉर्म है, वो है पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, उसमें भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, लेकिन वो हो जाएगा हमारा REI थीटा। ओके, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ पोलर फॉर्म। ठीक है, लेकिन R क्या है हमारा, E क्या है, एंड I थीटा भी हमारा क्या है। ठीक है, तो एक चीज देखिए, इसमें जो होगा अगर आप EI थीटा रहने दीजिए, इसको हम थोड़ा सा बाद में जब हम इसका बेसिक क्लियर कर लेंगे तो धीरे धीरे हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो इससे जुड़े कुछ चीज़ आप देख लीजिए, इसमें जो हमने लिखे हैं REI थीटा, I तो आपका पता है ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो R हमारा क्या है, R है हमारा मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू √x² प्लस y²। ठीक है, एंड थीटा हमारा क्या है, थीटा है हमारा tan इनवर्स y बाई x। ठीक है, तो एक चीज़ देख लीजिए, हम आपको बता दें कि R क्या होता है तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको समझ लें, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ लें। तो देखिए इसको नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो देखिए हम एक
पहले ये क्या है हमारा रियल एक्सिस, ये क्या है हमारा इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये वेट अ सेकेंड, ये क्या हुआ हमारा रियल एक्सिस जो है हमारा एक्स, एंड ये हो गया हमारा इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ओके, जिसको हम y से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी एक्सिस मतलब i, ठीक है। तो एक आप मान लीजिए हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं जो है हमारा x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो x प्लस आयोटा y मतलब रियल पार्ट हो गया हमारा x हो गया हमारा रियल, एंड y हो गया हमारा इमेजिनरी, ओके। तो अब देखिए अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करें, ठीक है, एक अब मान लीजिए ये वाला पॉइंट जो हमारा है वो है हमारा क्या एक्स वाई, ये वाला पॉइंट है हमारा एक्स वाई, जिसमें अगर हम ड्रॉ करें तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा y, एंड ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा x, क्योंकि x एक्सिस पे हम रियल पॉइंट ड्रॉ करते हैं एंड y एक्सिस पे हम इमेजिनरी। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0y, एंड ये पॉइंट हो जाएगा हमारा x 0, एंड ये पॉइंट है क्या हमारा 0 0 ऑरिजिन, ठीक है, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट है हमारा ऑरिजिन, ये पॉइंट है हमारा P पॉइंट, और ये है हमारा O पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों में एक रेडियल ड्रॉ करें, रेडियल का मतलब अगर हम ऑरिजिन से इस पॉइंट पे डायरेक्ट ए लाइन ड्रॉ करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रेडियल, ठीक है। वेट अ सेकेंड, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा R, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट तो हो गया हमारा x, ये पॉइंट हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा x, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कितना है, ये है हमारा x, ठीक है। तो और ये एंगल हो गया हमारा मान लीजिए थीटा, ये एंगल है हमारा थीटा, ठीक है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा देख लीजिए तो आप क्या ये कह सकते हैं कि x बाई आर इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा। तो r हमारा क्या हो गया x कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो लाइन है ये क्या है हमारा y, और ये थीटा होगा तो ये वाला एंगल होगा हमारा थीटा, वेट अ सेकेंड, नहीं सॉरी ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y। तो अगर आप ये ड्रॉ को फॉलो करें तो आपको क्या मिलेगा, ये थीटा, तो हमें क्या मिलेगा y बाई आर इक्वल टू साइन थीटा। अगर आप इसमें चेक कर ले तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है y इक्वल, सॉरी एक सेकेंड, हम शायद गलती कर दिए, हाँ वेट अ सेकेंड, ये नहीं होगा, हम थीटा को गलत पकड़ लिए, वेट स्मॉल एरिया इसको यूज कर लेते हैं। तो ये एंगल हमारा थीटा नहीं होगा, थीटा कौन सा वाला होगा, ऊपर वाला, ठीक है। ये लाइन थोड़ा सा कट गया है, वेट, ठीक है। थीटा हमारा कौन सा होगा, थीटा होगा ये वाला, ठीक है। तो अगर ये थीटा हो गया तो हमें क्या मिलेगा, हमने तो पूरा इस वाले से हमें मिला था कि x बाई आर इक्वल टू कॉस थीटा, जहाँ से हमने लिख लिया कि हमारा x जो है वो है हमारा r कॉस थीटा, ओके, ये मिल गया था हमें। अब इसमें ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा थीटा,
तो हमें मिलेगा y बाई आर इक्वल टू साइन थीटा। अगर हम यहाँ से निकाल ले तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, तो अगर आप देखिए हमें ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, ये सेकेंड इक्वेशन आपको मिल गया। अगर आप दोनों को स्क्वायर करके, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर दें प्लस सेकेंड इक्वेशन कर दें, सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप आर लिखे तो आर आपको क्या मिलेगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमने पहले पेज में लिखे थे कि ये वाला आर इक्वल टू हमारा होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता चल चुका है कि कैसे होता है। तो अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करते तो हमें क्या मिलेगा, आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कॉस थीटा इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू हमें मिलेगा y डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो अगर ऊपर ये आर कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो हमें थीटा क्या मिलेगा, थीटा हमें मिलेगा tan इनवर्स y बाई एक्स, ये मिल जाएगा हमें। तो सर r हमें मिल चुका है और थीटा भी हमें मिल चुका है। तो r क्या हुआ, r ये वाला जो हमने O टू P ड्रॉ किया था वो हो गया हमारा r, और थीटा क्या है, ये एंगल, ये है हमारा थीटा। ओके, तो ये जो r या फिर थीटा हम कैसे लिखते हैं, ये जो r होता है आपको क्वेश्चन में आता है फाइंड मॉड्यूलस ऑफ जेड। ठीक है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना होगा जेड का मॉड, या फिर वेट अ सेकेंड, आपको निकालना होगा मॉड ऑफ जेड या फिर आर का वैल्यू आपको निकालने को कहा गया है कि फाइंड मॉड्यूलस का मतलब मॉड ऑफ जेड या फिर आर होता है। और थीटा कब निकालने का कहेगा, अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट, या फिर इसे ऐसे लिखा जाता है कि ए आर जी ऑफ जेड। ठीक है, जो हो जाता है हमारा tan इनवर्स y बाई एक्स, या फिर tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाई रियल पार्ट। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे कि मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट आपको बहुत बड़ी बार क्वेश्चन में आया गया है कि मॉड्यूलस निकाले या फिर आर्गुमेंट निकाले। तो आपको यहाँ पर ग्राफ से पता चल चुका है कि कैसे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और r का वैल्यू क्या होता है और थीटा का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन में हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज। ओके, तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, वेट अ सेकेंड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला प्रॉपर्टी जो है वो है मॉड Z1 प्लस Z2 इक्वल नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ओके, एंड दूसरा जो प्रॉपर्टी होगा वो है मॉड Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2। ठीक है, ये दोनों हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्कैटर इनइक्वालिटी। ठीक है, ये है स्कैटर्स इनइक्वालिटी फॉर्म। ठीक है, जिसमें Z1 Z+2 का अगर आप मॉड निकाले वो लेस देन इक्वल टू होता है अगर हम अलग अलग से, मतलब Z1
का मॉड प्लस Z2 का मॉड करें तो वो Z1 प्लस Z2 का मॉड से बड़ा होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्कैटर्स इनइक्वालिटी, ठीक है। तो एक हम प्रूफ करके देख लेते हैं कि क्या ये सच में होता है। तो मान लीजिए सॉरी क्वेश्चन छोड़िए, हम एक एग्जांपल से ही मान लेते हैं, ठीक है। कि आपको Z1 दिया गया है क्या 2 प्लस 3i एंड Z2 आपको दिया गया है 1 प्लस 4i, ठीक है। ये हमारा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो अगर हम Z1 प्लस Z2 करें, Z1 प्लस Z2, तो हमें क्या मिलेगा 2 प्लस 3i प्लस 1 प्लस 4i, ठीक है। तो रियल पार्ट से प्लस हो जाएगा एंड इमेजिनरी पार्ट से प्लस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 3 प्लस 7i, ओके। तो ये मिल गया। अगर हम इसका मॉड निकाल लें कि Z1 प्लस Z2 का मॉड, तो कैसे होता था इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर एंड दोनों का एक साथ का रूट। तो हमें क्या मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 9 प्लस 49 जो हो जाएगा हमारा 58, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर में चेक करें तो आपको वैल्यू कुछ मिलेगा 7.6, ठीक है। अब हम इन दोनों का अलग अलग से कर लेते हैं, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा Z1 का क्या था 2 प्लस 3i मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस Z2 हमारा क्या था 1 प्लस 4i, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पहले वाला 2 स्क्वायर मतलब 4 और 3 स्क्वायर मतलब 9, तो हमें मिलेगा √13 और दूसरे में 16 प्लस 1 तो 17 √17, ठीक है। तो अगर आप √13 निकाले वो होगा 3.6 एंड अगर √17 निकाले तो वहाँ पर आपको मिलेगा 4.12, ठीक है। अगर आप दोनों का एडिंग कर दे तो आपको मिलेगा 7.72। तो एक देख सकते हैं अगर हम अलग अलग से करते हैं तो हमें मिलेगा 7.72, अगर हम एक साथ करें तो हमें मिलेगा 7.6, ओके। तो आप देख ही सकते हैं कि हमारा रूल जो है वो फॉलो कर रहा है। क्या था हमारा रूल Z1 प्लस Z2 का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ठीक है। तो ये जो रूल है हमारा ये फॉलो कर रहा है, हम एक एग्जांपल से तो चेक कर लिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और का कुछ प्रॉपर्टी है वो हम लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा 2 प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारा वो है Z1 डॉट Z2 का मॉड इक्वल टू मॉड Z1 डॉट मॉड Z2, ठीक है। तो अगर आप दोनों का एक साथ डॉट प्रोडक्ट करके उसका मॉड निकाले या फिर अलग अलग से करें तो दोनों का ही आंसर सेम आएगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या होगा, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारा Z1 डिवाइड बाई Z2 इक्वल टू होता है हमारा मॉड Z1 डिवाइड बाई मॉड, ठीक है। तो इन दोनों में अगर आप मल्टीप्लिकेशन करें या डिवाइड करें तो दोनों में इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी वो है आर्गुमेंट ऑफ Z1 डॉट Z2 हो जाता है हमारा आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ओके। तो ऐसा कुछ हो जाता है। सिक्स प्रॉपर्टी है हमारा आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इक्वल टू हो जाता है हमारा आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट, ठीक है। आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपको पता चल चुका है, ठीक है। तो ये कुछ है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला प्रॉपर्टी होता है। और एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, और एक होता है 7 कि आपको दिया गया है कि आर्गुमेंट Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 प्लस डॉट डॉट करके बहुत सारे, तो आप लिख सकते हैं उनको एक साथ
आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2 प्लस आर्गुमेंट z3 प्लस डॉट डॉट, मतलब जितना सारा दिया गया है उतना सारा। तो ये कुछ हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किस किस चीज़ में हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एप्लीकेशन क्या क्या है, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है और उनमें कुछ इम्पोर्टेंट भी है, वो हम लिख लेते हैं। पहला है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत सारा इस्तेमाल मिलेगा। ये जो अभी हमारा जो यकीन बैच है उसमें अभी क्वांटम मैकेनिक्स का क्लास कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, उसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल है। ठीक है, दूसरा जो है हमारा एलसीआर सर्किट। जब आप नेक्स्ट मंथ में हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर एलसीआर सर्किट में कितना ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, उसमें अगर आप एक रेजिस्टेंस निकालना चाहिए तो आर तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कैपेसिटर का रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आपको एक इमेजिनरी पार्ट यूज करके उसको निकालना होगा, या फिर इंडक्शन के लिए वहाँ पर भी आपको क्या लगेगा, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो यूज है हमारा वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, या फिर नॉर्मल वेव इक्वेशन। ठीक है, ये जो तीनों यूज है ये जैम के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा, ये तीनों चैप्टर ही होगा हमारे 3 महीनों के अंदर। तो आपको पता चल जाएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स, एलसीआर सर्किट या सिंपल हार्मोनिक मोशन में कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या सीख लिया, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रेजेंटेशन सीख लिया, उसका थोड़ा प्रॉपर्टीज भी देख लिए, एप्लीकेशन भी हमने सीख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला वो है डी मोबियस थ्योरम, या फिर फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं। तो डी मोबियस थ्योरम क्या है, तो डी मोबियस थ्योरम कुछ ऐसा है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर n हो जाए, ठीक है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, तो डी मोबियस थ्योरम से हमें ये पता चलता है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर n हो जाए तो उसको हम कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर इसका इस्तेमाल कैसे करें, इसका इस्तेमाल क्या है, इसका इस्तेमाल हम यूलर्स फॉर्मूला से पता चल जाएगा। ठीक है, क्या है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, वो है यूलर्स फॉर्मूला। ओके, ये जो थ्योरम और फॉर्मूला लिखा रहे हैं आपको, इसको आप हमारे साथ ही नोट करते चलिए, क्योंकि बाद में ये आपको बहुत ही ज़रूरतमंद होगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ये लगेगा। ठीक है, तो यूलर्स फॉर्मूला क्या है, यूलर्स फॉर्मूला है ई आई थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा यूलर्स फॉर्मूला का पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या है, ई माइनस आई थीटा हो जाता है हमारा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए कैसे हम ई आई थीटा और ई आई थीटा को कैसे हम कॉस एंड साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम साइन या कॉस को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ई के फॉर्म में, जो हो जाता है हमारा ई आई थीटा
प्लस ई माइनस आई थीटा डिवाइड बाई 2, और ये थर्ड फॉर्मूला है। और फोर्थ जो है हमारा वो है साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है हमारा कि आई थीटा माइनस ई माइनस आई थीटा डिवाइड बाई 2i। ठीक है, तो अगर आप इसको चेक करने चाहते हैं कि असल में कॉस थीटा या फिर साइन थीटा आता है या नहीं, तो आप ये जो पहला 1 और 2 फार्मूला है इसको अगर आप इसमें पुट कर देंगे तो आपको कॉस थीटा एंड साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चारों हो गया हमारा यूलर्स फार्मूला, जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल आपको करना होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको ये चारों फार्मूला आपको यूज करना ही होगा। ठीक है, और दो जो फॉर्मूला है उसको भी आप लिख लीजिए, ये कभी कभी यूज होता है, जो है कॉस हाइपरबोलिक थीटा, जो हमारा हो जाएगा ई थीटा प्लस ई माइनस थीटा डिवाइड बाई 2, एंड नेक्स्ट जो है हमारा साइन हाइपरबोलिक थीटा, जो हो जाता है हमारा इक्वल टू ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना ही होगा। ठीक है, ई आई थीटा, ई माइनस आई थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा, एंड बाकी जो ये कॉस हाइपरबोलिक थीटा एंड साइन हाइपरबोलिक थीटा है, इन फॉर्मूला को आप ध्यान में रख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लेते हैं। ठीक है, कैसा नोट्स? इस नोट्स में हम लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंस वैल्यू, जो बाद में आपको बहुत सारे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो उनमें आपको करने को आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ध्यान भी नहीं रखेंगे तो आपको आपका मैथ जो हो वो हो जाएगा, लेकिन हमें करना है वो जल्दी से जल्दी। तो कुछ नोट्स है, पहला जो है हमारा e टू द पावर i 2n पाई हो जाता है हमारा इक्वल टू 1, where n इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मतलब ऐसे ही n जो है हमारा कोई भी इंटीजर है तो e टू द पावर i 2n पाई हमारा क्या हो जाता है, वो है 1। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारा नोट वो है e टू द पावर i 2n प्लस 1 पाई हमें देता है इक्वल टू -1। ठीक है, इस पर भी सेम n का वैल्यू। अब तीसरा जो है हमारा e टू द पावर i 4n प्लस 1 पाई बाई 2 इक्वल टू हमें देता है आयोटा। ठीक है, एंड फोर्थ जो है हमारा वो है e टू द पावर i 4n माइनस 1 पाई बाई 2, जो हमें देगा माइनस आयोटा। ओके, तो ये चारों जो नोट्स है, आप इन चारों नोट्स को आप थोड़ा सा ध्यान में रख देंगे और जब मैथ करेंगे वो आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चारों जो वैल्यू है वो हमें मैथ करने में बहुत आसानी देगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो है ऑल्टरनेटर ऑफ क्यू रूट। ठीक है, क्या है? ऑल्टरनेटर ऑफ क्यूब रूट। ठीक है, तो सर ये क्या है, तो हम थोड़ा बेसिक से करेंगे और फिर इसका रूल्स जो है वो आपको लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है क्या, तो हमने पढ़ लिया था कि एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लिखते हैं ऐसे x प्लस वाई आई से। ठीक है, तो x होता है हमारा रियल पार्ट एंड y होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये तो आपको आ गया। अब ये जो मान लीजिए ये x वाला टर्म है, अगर इफ x क्यू इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते कि x इक्वल टू क्या होगा, 1 टू द पावर 1/3। ठीक है,
तो 1 हमारा क्या था, हम फॉर्मूला देख लेते हैं। 1 था हमारा ये e टू द पावर i 2n पाई, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, e टू द पावर i 2n पाई पावर 1/3। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर i 2n पाई डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये हो गया हमारा x का वैल्यू, ठीक है। अब हमारा n क्या था, n 0 1 2 3 ऐसे कोई भी इंटीजर, ठीक है। तो पहला जो केस है हमारा फर्स्ट फॉर n इक्वल टू 0, अगर n 0 हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू e टू द पावर i डॉट 2 डॉट 0 पाई बाई 3, मतलब हमें क्या मिलेगा, e टू द पावर आयोटा 0, जो हमें क्या देगा 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू फॉर n इक्वल टू 0 मिल गया 1, ठीक है। अब दूसरा केस देख लेते हैं फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर n इक्वल टू 1 हो जाए तो x हमारा क्या होगा, x हमारा हो जाएगा e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, n जो 1 है तो i 2 पाई बाई 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। यही फॉर्मूला था हमारा, कहाँ पर हमने जो लिखा था, ये देखिए ई आई थीटा हमारा क्या होता है, cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो अगर थीटा हमारा क्या है, यहाँ पर थीटा हमारा है 2 पाई बाई 3, तो हमने लिख दिया cos 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो अब हम इसका वैल्यू लिख लें, cos 2 पाई बाई 3 हमारा क्या होता है, माइनस हाफ प्लस आयोटा, एंड साइन 2 पाई बाई 3 क्या होता है हमारा, प्लस √3/2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा x का वैल्यू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं क्या है। अब तीसरा पॉइंट पे फॉर n इक्वल टू 2, ठीक है। अगर n हमारा 2 हो तो x क्या होगा हमारा, x हो जाएगा e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई 3 2n पाई। तो n की जगह अगर 2 आ जाए तो 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो इसको अगर एक्सपेंड करें तो हमें क्या मिलेगा, cos 4 पाई बाई 3, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो cos 4 पाई बाई 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई 3 को भी ऐसे ही पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा माइनस cos पाई बाई 3, और दूसरा हो जाएगा माइनस आई साइन पाई बाई 3, ओके। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, cos पाई बाई 3 होता है हमारा हाफ, तो माइनस हाफ, एंड साइन पाई 3 हो जाता है हमारा √3/2, तो माइनस आई √3/2। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है। तो ये आपको n इक्वल टू 0 के लिए आपको मिल गया 1, दूसरा n इक्वल टू 1 के लिए आपको मिल गया ओमेगा, एंड तीसरा जो है n इक्वल टू 2 के लिए आपको मिल गया है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको तो ये तीनों वैल्यू मिल गया। अब ये जो ऑल्टरनेटर ऑफ क्यूब रूट है, इसका हम थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सर हमने तो निकाल लिया कि क्या है, लेकिन इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ही इसमें मेन है, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूला रहेगा और उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज, ओके। तो प्रॉपर्टीज में हमारा क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा ओमेगा इक्वल टू क्या होता है हमारा, माइनस हाफ प्लस आयोटा √3/2, ठीक है। एंड
ओमेगा स्क्वायर हमें क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर हमारा है -1/√, नहीं -1/2 था, -1/2 माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी। ओके, दूसरा जो है हमारा वो क्या है, अगर आप 1.ओमेगा स्क्वायर करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 1, या फिर ओमेगा क्यूब हमारा होता है 1। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा प्रॉपर्टी। अब तीसरा जो है, आपको पता है अगर एक फंक्शन हो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, अगर ये इक्वेशन हो जाए तो जो है इससे हमें क्या क्या मिल सकता है, एक जो मिल जाएगा हमें a प्लस ये नहीं, सॉरी 1 सेकेंड, आपको क्या मिलेगा, पहला जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, अभी आपको क्या मिलेगा -t/a। ठीक है, सेकेंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, आपको क्या मिलेगा t/a, एंड अल्फा बीटा डॉट गामा आपको क्या देता है -d/a से। ठीक है, तो ये तीनों तो आपको पता है, ये आपने 11-12 में करा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या है, हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था x³ इक्वल टू 1 फॉर ऑल्टर मैटर ऑफ क्यूब रूट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं x³ -1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, a इक्वल टू तो हमें मिला 1, b इक्वल टू हमें मिला 0, c इक्वल टू हमें मिला 0, एंड d इक्वल टू हमें मिल रहा है -1। इस इक्वेशन से हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये a हो गया हमारा 1, b हो गया 0, c हो गया हमारा 0, d हो गया -1। ठीक है, फॉर कंपैरिजन। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें दो फॉर्मूला मिलेगा, जिसमें पहला फॉर्मूला जो है 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, एंड दूसरा जो फॉर्मूला है वो है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब हमारा 0 का इक्वल होता है। तो ये हो गया फर्स्ट एंड ये हो गया आपका थर्ड। इनमें ये जो तीन इक्वेशन है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशन सबसे ज़्यादा यूज होता है, एंड उसके बाद ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला आपको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने को दिख जाएगा, लेकिन बाद में जो ये बाकी सारा जो हमने प्रॉपर्टी लिखे हैं उसको भी आपको बहुत सारे इस्तेमाल मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बहुत सारा बेसिक सीख लिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें पहला जो क्वेश्चन है आज के लिए वो है क्वेश्चन, ठीक है, इफ मॉड z1 प्लस z2 इक्वल टू मॉड z1 माइनस z2 हो जाए, फाइंड फेज डिफरेंस, find phase difference between Z1 and Z2। ठीक है, तो आपको कहा क्या गया है कि मॉड Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2 होता है, तो आपको निकालना होगा इन दोनों का फेज डिफरेंस। ठीक है, तो सर फेज डिफरेंस क्या होता है, देखिए Z1 को अगर हम पोलर फॉर्म में लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं R1 e⁻∗ θ1। ठीक है, एंड Z2 को अगर पोलर फॉर्म में लिखे तो हमें क्या मिलेगा R2 e⁻∗
आयोटा थीटा 2, ये दोनों आपको पोलर फॉर्म में मिल चुका है। अब फेज डिफरेंस हमारा क्या होता है, फेज डिफरेंस जो होता है वो है थीटा 1 माइनस थीटा 2 आपको निकालना होगा। यही है क्वेश्चन कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 हमारा है क्या। तो हमें जो फॉर्मूला दिया गया है वो है मॉड Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम ये जो वैल्यू है इसको पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ R1 टू द पावर I थीटा 1 प्लस R2 टू द पावर I थीटा 2, ठीक है, उसका मॉड, एंड यहाँ पर मॉड R1 टू द पावर I थीटा 1 माइनस R2 टू द पावर I थीटा 2, ठीक है। ये हो गया, इसमें हम पोलर फॉर्म पुट कर दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो e टू द पावर I थीटा 1 और e टू द पावर I थीटा 2 है, इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर लेंगे, किसमें, साइन थीटा में, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, R1 कॉस थीटा 1 प्लस R, यहाँ पर 1 हो जाएगा, R1 आयोटा साइन थीटा 1 प्लस R2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा R साइन थीटा 2। ये हो गया हमारा पहला टर्म। इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा R1 कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा R1 साइन थीटा 1 माइनस R2 कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा R2 साइन थीटा 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसका साइन थीटा कॉस थीटा में इसका एक्सपेंड कर दिया। अब हम इसका हम मॉड निकाल लेंगे। तो मॉड हमें क्या मिलेगा कि इससे हमें मॉड मिलेगा, पहला जो टर्म है यहाँ से R1 कॉस थीटा 1 का होल स्क्वायर प्लस R1 साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। नहीं सॉरी, तो एक पहले प्लस है, ठीक है। इसका पहले क्या था, ये पहले इन दोनों में प्लस होगा, फिर इसका मॉड निकलेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम प्लस निकाल लें तो हमें मिलेगा R1 कॉस थीटा 1 प्लस R2 कॉस थीटा 2, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, प्लस आयोटा R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2, ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट फॉर फर्स्ट वन। इक्वल टू होता है हमारा क्या, इसमें भी R1 कॉस थीटा 1 माइनस R2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट को लिख लेते हैं R1 साइन थीटा 1 माइनस R2 साइन थीटा 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया और इसमें एडिंग भी कंप्लीट कर लिए। तो अब हम इसका मॉड निकाल लेंगे। मॉड हमारा क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा हमारा R1 स्क्वायर, सॉरी इसका होल स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मॉड हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ये टर्म थोड़ा सा मैथ पहला का इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, तो हमें क्या मिलेगा R1 कॉस थीटा 1 प्लस R2 कॉस थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर एंड होल टू द पावर क्या होगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का रूट होता है। इस यहाँ पर भी सेम होगा कि R1 कॉस थीटा 1 माइनस R2 कॉस थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस R1 साइन थीटा 1
माइनस R2 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर एंड होल टू द पावर हाफ। तो अगर हम दोनों साइड होल टू द पावर हाफ निकाल दें और इसका जो स्क्वायर हम कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा R1 स्क्वायर कॉस थीटा 1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कॉस थीटा 2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे R1 स्क्वायर साइन थीटा 1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर साइन थीटा 2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला टर्म जो इक्वल है किसका, इक्वल है R1 स्क्वायर कॉस थीटा 1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कॉस थीटा 2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, ये बहुत सारा बड़ा हो गया। ठीक है, अब बारी है जो कटने वाला टर्म, इसमें ही है मजा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 2R1 R2 कॉस थीटा 1 कॉस 2, यहाँ पर भी देखिए माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा 1 थीटा 2, तो ये दोनों टर्म कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2R1 R2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, यहाँ पर है माइनस 2R1 सॉरी गलती कर दी, यहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस था, ये तो नहीं कटेगा क्योंकि अगर ये इस साइड आ जाएगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो सॉरी हमने गलती कर दिया, हमने कट दिया, तो इसमें कटने वाला तो टर्म नहीं है, तो हमें इसका सॉल्यूशन ही निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है R1 कॉस थीटा 1 स्क्वायर, यहाँ है R1 स्क्वायर साइन थीटा 1 स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा R1 स्क्वायर क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1। अब देखिए यहाँ पर R2 स्क्वायर कॉस 2 स्क्वायर कॉस थीटा 2 स्क्वायर है और यहाँ पर R2 स्क्वायर साइन थीटा 2 स्क्वायर है, तो हमें क्या मिल जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस अगर हम 2R1 R2 को कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये मिल जाएगा। एंड दूसरे साइड पर भी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस दोनों में माइनस 2R1 R2 कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 डॉट साइन थीटा 2। ठीक है, ये दोनों आपको दोनों साइड में आपको मिल गया। अब R1 स्क्वायर इस साइड भी R1 स्क्वायर कट जाएगा, R2 स्क्वायर साइड भी R2 स्क्वायर कट जाएगा, तो आखिर में आपको क्या मिला, आपको मिल गया 2R1 R2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इक्वल टू होता है हमारा माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 डॉट साइन थीटा 2। ठीक है, तो ये दोनों साइड में 2R1 2R2 है, इन दोनों को हम काट भी सकते हैं या नहीं भी, चले नहीं काटते हैं, हम इसको काट भी दो। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा काट दे तो आपको करने में आसानी हो जाएगा। तो इस लेफ्ट साइड टर्म को अगर हम यहाँ पर ले आए तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों एक ही है, तो हमें मिल जाएगा 2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इक्वल टू 0। ये वाला टर्म इस साइड आ गया, तो 2 है तो 2 तो इससे अगर 0 से डिवाइड कर दो तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 का, आपको याद ही होगा जो आप 12 में सीखे हैं। तो हमें क्या मिलेगा
कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू हमें क्या मिल गया, 0। ठीक है, यहाँ से अब कॉस, सॉरी एक सेकेंड, हमें क्या मिला, कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू हमें मिल गया 0। अब 0 हम क्या कह सकते हैं, कॉस पाई बाई टू भी तो हमारा 0 होता है, तो इक्वल टू कॉस पाई बाई टू भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल टू होता है हमारा पाई बाई टू के इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर था कि आपको फाइंड करना था, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन जेड एंड जेड टू, जो होता है हमारा थीटा वन माइनस थीटा टू। तो देखिए हमने पहले इसका पोलर फॉर्म का फॉर्मूला बैठा दिया, फिर इसको हम थोड़ा करके एक्सपेंड कर दिया, वो थोड़ा नहीं था, बहुत ही बड़ा हो गया। फिर हम इसका कैलकुलेशन किया यहाँ पर, फिर दोनों साइड में R1 R2 कट गया, फिर हमें जो मिल गया 2 cos थीटा वन cos थीटा टू प्लस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, जो होता है हमारा cos थीटा वन माइनस थीटा टू का फॉर्मूला। तो इसको हम cos पाई बाई टू से अगर कंपेयर करें तो हमें मिल गया आंसर थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, तो आपको पता चल चुका है कैसे हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीका का है कि हमें बोला गया है कि Z1 Z2 एंड origin फ्रॉम इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर का फॉर्म क्रिएट कर रहा है। देन आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2। ठीक है, आपको कहा क्या गया है, Z1 Z2 एंड ऑरिजिन फ्रॉम इक्वेटर, फाइंड Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2। ठीक है, इसके साथ एक ड्राइंग भी था, तो ड्राइंग को हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, गिव मी सम टाइम। तो ऐसे कुछ एक्सिस था हमारा। ठीक है, इसमें हम जो Z1 Z2 है इसके थोड़ा सा अलग कलर से बना लेते हैं, तो आपको समझने में आसानी होगा। तो ये हो गया हमारा Z1, ये हो गया हमारा Z2। ठीक है, और ये बना रहा है एक इक्वेटर। ठीक है, तो लिख लेते हैं कौन सा वाला कौन सा है। तो ये है हमारा Z1। ठीक है, नहीं ये Z1 नहीं है, ये Z2 है। ठीक है, ये है Z2, ये है हमारा Z1। ठीक है, और ये है हमारा ओरिजिन O, और ये जो एंगल आपको दिया गया है ये है थीटा। ठीक है, एंड ये एंगल इक्वेटर का एंगल क्या होता है, ये होता है हमारा पाई बाई 3। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको जो है ड्राइंग दिया गया था। अब आपको निकालना है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2। ठीक है, तो आप ड्राइंग से देख सकते हैं हमारा आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 है हमारा थीटा। ठीक है, एंड आर्गुमेंट ऑफ Z1 हमारा क्या है, वो है थीटा प्लस पाई बाई 3। ये आपको यहाँ से ही पता चल रहा है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस Z1 डॉट Z2। ठीक है, तो इसको हम इक्वल मान लेते हैं x के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये इस वाले टर्म को Z1 बाई Z2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम इस पूरे टर्म को Z1 बाई Z2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा Z1 बाई Z2। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। वेट अ सेकेंड, हम कर रहे हैं डिवाइडिंग
बोथ साइड बाई Z1 डॉट Z2। ठीक है, यही तो हम कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम डिवाइड करते तो हमें क्या मिलेगा, Z1 बाई Z2 प्लस Z2 बाई Z1 -1, जो इक्वल है हमारा x डिवाइड बाई Z1 डॉट Z2 का। तो ये वाला x वाला टर्म तो हमें पता नहीं है, तो इसको हम x से रख देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या मिल जाता है हमें। तो Z1 Z2 हमारा क्या है, Z1 को हम लिख लेते हैं ऐसे R E I थीटा। ये हो गया हमारा पहला जो Z1 है वो सॉरी ये Z2 होगा। ओके, क्योंकि ये वाला एंगल Z2 जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा Z2। अब Z1 हमारा क्या होगा, Z1 हो जाएगा हमारा R E I थीटा प्लस π/3। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि Z2 हमारा R E I थीटा होगा एंड Z1 हो जाएगा हमारा R I थीटा प्लस π/3। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, R पर I थीटा प्लस π/3 डिवाइड बाई R पर I थीटा। ठीक है, और दूसरे टर्म में हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा Z2 होता है क्या हमारा R e I थीटा एंड Z1 हमारा क्या है R e I थीटा प्लस π/3। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ -1 इक्वल टू x। अगर हम इसका कैलकुलेशन कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा R तो कट जाएगा, ये I थीटा भी कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा e⁻i π/3 एंड दूसरे टर्म में हमें क्या मिलेगा, दूसरे टर्म में मिलेगा हमें e⁻i π/3। ठीक है, ये मिल गया आपको। अब -1 इक्वल टू क्या है x है। अगर अब ये दोनों टर्म को अगर भांग ले, मतलब डिफाइन कर ले, तो आपको क्या मिलेगा, e⁻i π हमारा क्या होगा cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 एंड दूसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो और क्या है -1 है जो इक्वल है x का। तो देखिए I sin π/3 और ये वाला sin π/3 ये तो कट जाएगा आपस में क्योंकि प्लस माइनस है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया 2 cos π/3 -1 इक्वल टू x। ठीक है, तो cos π/3 हमारा क्या होता है, π/3 हमें मिलता है हाफ। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हाफ इंटू 2 -1 इक्वल टू है हमारे x। तो हाफ इंटू 2 हमारा क्या होता है 1 1 इक्वल टू x। तो यहाँ से आपको क्या मिला x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर हमने इसको x क्यों लिख लिया, ये देखिए हमने क्या किया था x/z1 z2 को हम क्या लिख लिया, हमने x लिख लिया, क्योंकि अगर आपका इस वाले टर्म में z1 डॉट z2 रहता, ठीक है, यहाँ पर भी z1 डॉट z2 रहता, तो फिर भी हमें क्या मिलता x इक्वल टू z1 डॉट z2 अगर इक्वल टू 0 रहता तो हमें x क्या मिलता, x 0 ही मिलता। तो यही है हमारा आंसर। ठीक है, इसीलिए हमने इसको x में x/z1 z2 को x में ही कन्वर्ट कर लिए थे। ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिला, आखिर में हमें फाइंड क्या करना था, ये वाला z1² प्लस z2² माइनस z1 z2। तो हमारा आंसर जो हो गया z1² प्लस z2² माइनस z1 डॉट z2 इक्वल टू हमारा क्या है इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है।
तो आपको आंसर मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ हम सीख ले। तो हमने दोनों बहुत सारे बेसिक कंप्लीट कर लिए, 2 मैथ कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ओके, तो देखिए हमने पहले क्या सीखे थे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिखेंगे। तो फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, एफ जेड से, जो इक्वल हो जाएगा u एक्स वाई प्लस आयोटा v, वो फंक्शन है एक्स वाई का। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारा है एफ जेड इक्वल टू यू, जो है हमारा रियल पार्ट वो किससे बना है, एक्स वाई से, और v जो है वो है हमारा इमेजिनरी पार्ट, वो भी बना है एक्स एंड वाई से। तो ये कौन सा वाला फॉर्म है, ये है हमारा कार्टेशियन फॉर्म। ओके, नेक्स्ट पोलर फॉर्म में तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं, ये अगर कार्टेशियन फॉर्म हो गया तो पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म हमारा कुछ इस तरीके का होगा, एफ जेड इक्वल टू यू आर थीटा प्लस आयोटा भी आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपको दिया गया है कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है जेड क्यूब माइनस 3z। ठीक है, अब आपको कहा गया है कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो हमें पता है कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन वो एक रियल पार्ट एंड एक इमेजिनरी पार्ट से बनता है। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हमें इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट को अलग अलग से निकालना होगा। तो हमें फंक्शन क्या दिया गया है, एफ जेड इक्वल टू है हमारा जेड क्यूब माइनस 3z। तो जेड हमें क्या पता है, जेड हमारा किसका इक्वल होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो अब हम जेड क्यू निकाल लेते हैं। जेड क्यू क्या होगा हमारा, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब। तो हमें फॉर्मूला अगर यूज करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x² आयोटा वाई प्लस 3x आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस 3 आयोटा एक्स वाई। अब आयोटा का स्क्वायर हमें क्या देता है, आयोटा का स्क्वायर हमें देता है -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3xy। ठीक है, और आई क्यू हमें क्या देता है, आई क्यू हमें देता है माइनस आयोटा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस आयोटा वाई क्यूब। ठीक है, तो हम इसका वैल्यू पुट करके हमें ये मिल गया। तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं कि रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख लेते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 3xy ये हो गया हमारा रियल पार्ट, प्लस आयोटा 3xy माइनस वाई क्यूब ये हो गया हमारा क्या, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन जेड को लिखे, अब फंक्शन जेड हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिल गया जेड क्यूब पहले लिख लेते हैं, जो है एक्स क्यूब माइनस 3xy प्लस आयोटा 3xy माइनस वाई क्यूब। ठीक है, माइनस 3z मतलब x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया जो है हमारा फंक्शन ऑफ जेड। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3xy माइनस 3x। ठीक है, प्लस आयोटा मतलब अब इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे
तो 3xy माइनस वाई क्यूब माइनस 3y, ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ जेड। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हमें जो रियल पार्ट मिलेगा वो क्या है, तो रियल पार्ट हमें हो गया एक्स क्यूब माइनस 3xy माइनस 3x, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या हुआ, इमेजिनरी हमारा हो गया 3xy माइनस वाई क्यूब माइनस 3y, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हमने रियल पार्ट भी निकाल चुके और इमेजिनरी पार्ट भी एक फंक्शन से निकलना हमें आ गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ होमवर्क लिख लेते हैं, ठीक है। ये होमवर्क आप घर पे करेंगे और कहाँ पर सबमिट करेंगे, आप इसको सबमिट करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तो वहाँ पर हम आपको चेक कर देंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक है। तो ऐसे डेली बेसिस में हम आपको होमवर्क देते जाएंगे, ठीक है। तो आज का पहला होमवर्क जो है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन फाइंड इमेजिनरी पार्ट, फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ मॉड जेड माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर प्लस 3 जेड बार, ठीक है। इसका आपको इमेजिनरी पार्ट निकालना होगा, ठीक है। तो जेड पार्ट हमारा क्या होता है, हिंट, जेड अगर x प्लस आयोटा वाई हो जाता है तो जेड बार हमारा होगा x माइनस आयोटा वाई, ओके। तो दूसरा जो होमवर्क है वो है प्रूफ दैट 1 प्लस √3 आयोटा, इसका पावर है 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा डॉट ई टू द पावर माइनस π/3, ठीक है, डॉट कॉस log 2 प्लस साइन log, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना होगा कि ये वाला 1 प्लस √3 आयोटा इसका पावर है 1 प्लस आयोटा इक्वल टू होगा ये वाला टर्म, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन जो है, अगर मॉड जेड इक्वल टू 1 हो जाए देन फाइंड ए जेड प्लस बी डिवाइड बाई बी बार जेड प्लस ए बार, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है, ये वाला टर्म आपको फाइंड करना है। एंड फोर्थ जो है आपका होमवर्क वो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ साइन इनवर्स 3 आयोटा डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन आपका आज के लिए होमवर्क, ये आप कल के लेक्चर के पहले आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे आपका आंसर, या फिर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे तो उसका भी मैसेज आप ग्रुप पे कर देंगे, हम आपको आंसर भेज देंगे और उस विद एक्सप्लेनेशन, या फिर हम नेक्स्ट क्लास पे आपको क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो ये चारों होमवर्क आप जरूर करके लाना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है, वेट अ सेकेंड, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिट एग्जिस्ट और नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो एक लिमिट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं वो हमें
फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इसको करने के पहले हम कुछ थ्योरी बिल्ड कर ले तो आपका बेसिक उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ थ्योरी आप इसके साथ लिख लीजिए, फिर हम इसको क्वेश्चन के साथ साथ समझ लेंगे, ठीक है। तो लिखिए द लिमिट only exist if the limiting values is independent of the path along which approach to limit x tends to 0 plus function of x equal to limit x tends to 0 minus f of, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि द लिमिट ओनली एग्जिस्ट इन द लिमिटिंग वैल्यूज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अलोंग व्हिच अप्रोच +0 से -0 तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा थ्योरी, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें लिख ले जो है हमारे साथ साथ लिखते चलिए। फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन there are not only two-dimensional there are many डायरेक्शन, ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो हमारा होता है वो 2 डायमेंशनल नहीं होता, उसका बहुत सारा डायरेक्शन होता है, जिसको हम कह सकते हैं लगभग वो इनफाइनाइट का डायरेक्शन होता है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट नोट आप लिख लीजिए, फॉर एनी 2 paths the limit value should be independent of path, ओके। ये पहला जैसा ही है कि आपका अगर 2 पाथ हो फिर भी लिमिट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ही होगा, ठीक है। तो ये हम कुछ थ्योरी लिख लिए, लिमिट एग्जिस्ट और नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो एक चीज देख लीजिए, हमें कहा क्या गया है कि अगर एक पॉइंट जो है वो अगर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, ठीक है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पॉइंट हो जाए तो इसका डायरेक्शन किसी भी तरफ हो सकता है इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट टाइम, लेकिन ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन है, ये है एक स्ट्रेट लाइन, ओके। तो अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उसका इक्वेशन क्या होता है, हमें पता है y = mx + c, ठीक है। अगर एक स्ट्रेट लाइन हो जाए तो उसका इक्वेशन होगा y = mx + c। लेकिन सर इसका क्या लेना देना, इस लिमिट एग्जिस्ट और नॉट में इसका क्या लेना देना, तो उसको हम क्वेश्चन सॉल्व करके ही समझ लेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है, वेट अ सेकेंड, आपको दिया गया है कि लिमिट z टेंड्स टू 0
ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है, मॉड का जेड। देन आपको कहा गया है कि टेक लिमिट। ओके, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है और आपको बताया गया है कि आप लिमिट चेक कीजिए कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो आप करते हैं, जेड हमारा क्या होता है, जेड होता है हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जेड स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, जो होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ठीक है, जिसमें रियल पार्ट कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा आयोटा 2xy। तो अगर हम वैल्यू और एक टर्म है क्या, मॉड जेड स्क्वायर, तो मॉड जेड हमारा क्या होगा, मॉड जेड हमारा हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन हमें दिया गया है मॉड जेड का स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम इसको इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा क्या था, लिमिट जेड टेंड्स टू 0 रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर डिवाइड बाई मॉड जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम कर देंगे इसमें वैल्यू को पुट, तो हमें क्या मिलेगा, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर तो हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। तो अब देखिए, जो हमने ये पहले आपको कहा था कि ये जो डायरेक्शन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपको जो लिमिट दिया गया है वो भी एक पाथ है, उसका भी एक पाथ है, और वो पाथ कैसा है, वो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट का चेंज करेंगे, तो लिमिट हमारा हो जाएगा x टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, y के जगह हम लिख देंगे mx, ठीक है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों में अगर हम एक्स को कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर काट दे तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल जा रहा है 1 माइनस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आपको आंसर मिल रहा है, आप चेक कर लीजिए कि इसमें ना है एक्स ना है वाई, एम तो हमारा है क्या, कांस्टेंट। तो ये जो टर्म हमें मिला है ये क्या है, ये है हमारा पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये वाला जो हो गया, ये हो गया पाथ इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब हो गया हमारा लिमिट एग्जिस्ट। ओके, तो आपको समझ आ गया कि हमने क्या किया, हमने पहले जेड स्क्वायर निकाल लिया, फिर हमें जो दिया गया था मॉड जेड स्क्वायर को हमें फाइंड करना है वो भी हमने निकाल लिया। तो अब हमने क्या किया, उसमें वैल्यू पुट कर दिए कि रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड जेड स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिए। अब हमें मिल गया लिमिट जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए हमारा जो डायरेक्शन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स। तो हमने क्या किया, y के जगह एम एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, तो हमें कुछ इस तरह का जो वैल्यू मिला वो हमें मिल चुका है, ये वाला, ठीक है, ये वैल्यू मिल गया। तो ऊपर नीचे हम एक्स स्क्वायर को काट दिया तो हमें मिल गया 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कोई भी पार्ट डिपेंडेंट वैल्यू नहीं है, पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं ये पार्ट इंडिपेंडेंट है। और हमने जो बेसिक थ्योरी करे थे वहाँ पर क्या लिखा था कि द लिमिट only exist if the limiting value is independent of the path along which approach to। मतलब ये तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा जब हमारा जो वैल्यू आएगा वो
पाथ इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो ये पाथ इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ये जेएनयू में आया था। ठीक है, जेएनयू के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, जेएनयू। ठीक, क्वेश्चन क्या है, लिमिट जे टेंड्स टू 0 रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर डिवाइड बाय जेड स्क्वायर। ओके, ये कहा गया है नहीं, ये तो नहीं, ये क्वेश्चन जेएनयू का नहीं है। छोड़िए इस क्वेश्चन को, छोड़िए, जेएनयू का क्वेश्चन कर लेते पहले, फिर बाद में ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जेएनयू का जो क्वेश्चन है वो है, आपको कहा गया कि फाइंड लिमिट जेड टेंड्स टू आयोटा जेड टू द पावर 10 प्लस 1 जेड टू द पावर 6 प्लस 1। ठीक है, तो आपको कहा गया है कि इसका वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो हमें जो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, जे लिमिट जे टेंड्स टू आयोटा जेड टू द पावर 10 प्लस 1 जेड टू द पावर 6 प्लस 1। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसका वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें जेड के जगह अगर आयोटा लिख दे तो आयोटा टू द पावर 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा टू द पावर 6 प्लस 1। ठीक है, तो आयोटा 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर 4 आयोटा टू द पावर 4 डॉट आयोटा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 6 को कैसे लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर 4 डॉट आयोटा स्क्वायर प्लस 1। तो आयोटा 4 क्या होता है हमारा 1 एंड आयोटा स्क्वायर हमें क्या मिलता है -1, तो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 जो हो गया हमारा 0/0। लेकिन ये फॉर्म तो हमारा नहीं होगा आंसर, तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, इसको किसी किसी बुक्स में कहा गया कि एल हॉस्पिटल रूल, किसी किसी बुक्स में लिखा गया है कि एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, आखिर में इसको कहा जाता है कि एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो अगर हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट जे टेंड्स टू आयोटा, ऊपर वाला टर्म का डिफरेंशियल, तो हमें क्या मिलेगा 10 जेड टू द पावर 9, 1 है तो वो 0 हो जाएगा, नीचे वाले टर्म में 6 जेड टू द पावर 5 प्लस 0। ठीक है, तो ये मिल गया। अब इसमें हम अगर वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिल रहा है, 10 आयोटा टू द पावर 9 डिवाइड बाई 6 आयोटा टू द पावर 5। तो अगर हम ऊपर नीचे का वैल्यू काट दे तो हमें क्या मिलेगा, 10 आयोटा टू द पावर 4 6। ठीक है, तो हमें आंसर जो मिल रहा है 10/6 जो हो रहा है हमारा 5/। तो ये हो गया आपका जेएनयू का एमसीक्यू का आंसर। ठीक है, तो देखिए कैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिमिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको लिमिट आ चुका है, कैसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिख सकते हैं वो भी आपको आ चुका है, और उसमें थोड़ा क्वेश्चन भी आप कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, क्या है, वो है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ये हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे हम बता सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो इसका पहले थोड़ा सा थ्योरी लिख लीजिए कि अ फंक्शन इज सेट टू बी continuous at point z equal to z0 if पहला जो हमारा रूल है वो है फंक्शन ऑफ z0 इज
डिफाइंड होना होगा, ठीक है। उस पॉइंट पे उस फंक्शन को डिफाइंड होना पड़ेगा, पहला कॉन्टिन्यूटी होने के लिए। दूसरा जो हमारा रूल है वो है लिमिट z टेंड्स टू z0 ऑफ फंक्शन z हमारा होगा फंक्शन ऑफ z0, ठीक है। ये दोनों रूल अगर फॉलो कर ले एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी, या वो फंक्शन है हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको कहा गया है कि आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ जेड, जो इक्वल है रियल पार्ट ऑफ जेड क्यू डिवाइड बाई मॉड जेड स्क्वायर इज गिवन फंक्शन जेड इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको ये गिवन दिया गया है। अब आपको फाइंड करना है कि ये रियल में है या नहीं, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको चेक करना होगा ये जो फंक्शन जेड दिया गया है इसके ऊपर। तो चलिए, जेड हमारा क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अब जेड क्यू निकाल ले। जेड क्यू हमारा क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब। तो अगर हम फॉर्मूला इसमें पुट करते तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा वाई प्लस 3x आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब। तो अगर हम इसका वैल्यू लिख ले तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस प्लस 3x स्क्वायर आयोटा वाई माइनस 3xy माइनस आयोटा वाई क्यूब, ठीक है। तो इसमें हम इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को थोड़ा अलग अलग लिख लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 3xy, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट हो गया हमारा आयोटा कॉमन 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिख लिया, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, वहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड क्यूब क्या निकला है, वो है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम फंक्शन जेड को लिख लेते हैं। फंक्शन जेड हमें क्या दिया गया था, रियल पार्ट ऑफ जेड क्यूब डिवाइड बाई मॉड जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर ले तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x क्या लिख दिया मैंने, वेट अ सेकेंड, तो फिर से लिख लेते हैं अच्छे से। तो हमें मिला एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर डिवाइड बाई मॉड जेड का स्क्वायर, हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले भी हमने ये कर चुके हैं। तो आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, जेड इक्वल टू 0, मतलब हमारा जेड नॉट हमारा क्या हो गया, 0। तो लिमिट हमें क्या दिया गया है, 0। तो अब हम लिमिट में पुट कर देते हैं, लिमिट जेड टेंड्स टू 0, और फंक्शन हमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, अब हम कर देंगे y में वैल्यू किसका पुट, y इक्वल टू एम एक्स का। क्यों पुट करें सर, क्योंकि हमें पता था कि हर एक डायरेक्शन का क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है हमारा y इक्वल टू एम एक्स। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x एम एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या एम एक्स का होल स्क्वायर। तो अब हमें क्या मिल गया, एक्स क्यूब माइनस 3m एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर। तो अगर ऊपर में हम एक्स क्यूब को कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 3m प्लस नीचे एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन ले ले
तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस ए। तो अगर इसको काट दे तो हमें फाइनल जो आंसर मिल रहा है वो है लिमिट जेड टेंस टू 0। सॉरी, ये तो जेड नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये एक्स होगा। और यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 और एक्स 1 माइनस 3m डिवाइड बाई 1 प्लस m, ये आपको मिल गया। अब क्या करेंगे, हम x का वैल्यू अगर पुट कर दे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 1 माइनस 3m डिवाइड बाई 1 प्लस m, जो इक्वल होता है हमारा 0 का। तो देखिए ये 0 हमें आंसर मिल रहा है, मतलब ये क्या है, एक डिफाइंड है। और हमारा क्या फॉर्मूला था, कि हमारा पहला जो रूल था वो है डिफाइंड, तो हमें डिफाइंड मिल गया, 0 है, इसका मतलब वो फंक्शन है डिफाइंड। अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, जेड टेंस टू जेड नॉट हो, वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, फंक्शन जेड नॉट। तो देखिए हमें फंक्शन जेड नॉट ही मिल रहा है, ये क्या है, फंक्शन जेड नॉट। तो देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये फंक्शन है हमारा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका है कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये डिफाइंड है और फंक्शन जेड नॉट भी आपको दे रहा है। लेकिन और एक चीज़, अगर हम क्वेश्चन से बाहर निकल के एक चीज़ नोटिस कीजिए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या है, एक्स 1 माइनस 3m 1 प्लस एम, तो यहाँ पर x का टर्म है, मतलब ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन पाथ। तो इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए इसमें लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको आ गया कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। क्या है, लीजिए, डिफरेंशिएबिलिटी। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसमें ध्यान मत देना। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या है हमारा। तो आपको पता है, अगर एक रियल फंक्शन हो, रियल फंक्शन जो मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है, तो उसका हम डिफरेंशियल कैसे निकाल सकते थे, डिफरेंशियल हमें कुछ इस तरह से लिखते थे कि फंक्शन प्राइम एक्स। ठीक है, तो हमारा फंक्शन प्राइम एक्स क्या हो जाता था, वो होता था लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, ये हो जाता था आपका रियल फंक्शन का डिफरेंशियल। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन पर भी ऐसा ही होगा, कुछ एक डिफरेंस होगा जो हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम कैसे लिखते थे, फंक्शन ऑफ जेड से, तो उसका डिफरेंशियल ए प्राइम जेड हो जाएगा हमारा लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड डिवाइड बाई डेल जेड। ठीक है, तो इस फॉर्म को आप यूज करके कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिफरेंशियल निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एक जो है कंडीशन है। ठीक है, तो वो कंडीशन हम लिख लेते हैं। कंडीशन क्या है कि इफ द लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, देन द फंक्शन is differentiate also limit should independent
किससे इंडिपेंडेंट होता है? डिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये हमने पढ़ चुके हैं। तो आपने देख लिया कि कैसे हम एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिफरेंशियल निकाल सकते हैं, और उसका जो कंडीशन है वो है हमारा लिमिट को एग्जिस्ट करना होगा, पहली बात तो ये। और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन था? वो फंक्शन होना है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको पढ़ने में या इसको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो डिफरेंशिएट का पहला क्वेश्चन है वो है, आपको क्वेश्चन थोड़ा एक इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें फंक्शन दिया गया है, फंक्शन ऑफ जेड इक्वल टू क्या है? जेड क्यूब। तो आपको इसका डिफरेंशिएट निकालना होगा। तो कैसे निकालें हम? वेट अ सेकेंड। तो अब देखिए हमारा डिफरेंशिएट निकालने का तरीका क्या था? ए प्राइम जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, जो होता है फंक्शन जेड प्लस डेल जेड माइनस फंक्शन जेड डिवाइड बाई डेल जेड, यही होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो। ठीक है, तो फंक्शन हमारा क्या है? फंक्शन तो था हमारा जेड क्यूब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जेड प्लस डेल जेड का होल क्यूब माइनस जेड क्यूब डिवाइड बाई डेल जेड। ओके, तो अब इसका जो हम रूल्स में इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर डॉट डेल जेड प्लस 3z डेल जेड स्क्वायर प्लस डेल जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब डिवाइड बाई डेल जेड। ओके, ये मिल गया। अब देखिए जेड क्यूब हमारा कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिलेगा लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो 3x स्क्वायर डेल जेड प्लस 3x डेल जेड स्क्वायर प्लस डेल जेड क्यूब डिवाइड बाई डेल जेड। अगर ऊपर वाले टर्म में अगर आप डेल जेड को कॉमन ले ले तो आपको क्या मिल जाएगा? लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, डेल जेड अगर कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल जेड प्लस डेल जेड का स्क्वायर डिवाइड बाई डेल जेड। तो ऊपर नीचे जो डेल जेड था वो हमारा कट जाएगा, तो आखिर में हमें क्या मिला? हमें मिला लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल जेड प्लस डेल जेड का स्क्वायर। ओके, ये टर्म आपको मिल गया। x तो नहीं था, वेट अ सेकेंड, सॉरी, जो जेड था उसको हम x लिख लिए। वेट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ये x नहीं है, ये जेड ही है। ठीक है, ये जेड है और ये भी जेड होगा हमारा, क्योंकि x तो था ही नहीं, हमने जेड को x लिख लिया। तो जेड, और इसको इरेज करके फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, तो वेट अ सेकेंड, तो हमारा जो इक्वेशन आखिर में निकल के आया है वो है 3z स्क्वायर प्लस 3z डेल जेड प्लस डेल जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसमें लिमिट पुट कर दें तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 3z स्क्वायर प्लस 3z डॉट जीरो प्लस जीरो का स्क्वायर। तो आपको आखिर में क्या मिल रहा है? 3z स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 3z स्क्वायर जो हमारा है वो है क्या? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये जेड का टर्म है, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो गया। तो आखिर में हमारा आंसर क्या आ गया? ए प्राइम जेड इक्वल टू हो गया हमारा 3z स्क्वायर। ओके,
तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए कैसे हमने इसका डिफरेंशिएट निकाल लिए। क्वेश्चन था हमारा फाइंड डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट कुछ भी, तो फाइंड डिफरेंशिएट निकालना था हमें, तो हमने निकाल लिया। ए प्राइम जेड हमारा हो जाएगा 3z²। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम थोड़ा सा आपका थ्योरी बिल्ड कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको जानने से पहले आपको कुछ थ्योरी जानना होगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ एक नोट लिख लीजिए, फिर हम आपको इसके बारे में डिटेल्स में बता देंगे। ठीक है, तो क्या है, एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट contains positive integer, okay, positive integer powers of z only, okay, z का ही पावर होगा, then function of z will be differentiable in nature या in other words आप कह सकते हैं function is analytic in entire complex plane, okay, complex। तो आपको कहा क्या गया है कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन जिसमें कंटेंट क्या कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर उसमें है एंड पावर है जेड ओनली। ठीक है, देन वो फंक्शन हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएबल इन नेचर, या फिर हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि वो फंक्शन हो सकता है एनालिटिक इन एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो एनालिटिक क्या होता है सर, एनालिटिक जो होता है वो हम इसके बाद समझेंगे। तो आप अभी तक सिर्फ इस टर्म को समझ में रखिए कि एनालिटिक, तो इसके बाद हम क्वेश्चन के बाद उसको समझेंगे कि एनालिटिक है क्या। ओके, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम बेसिक बिल्ड कर रहे हैं, तो बेसिक चीज़ें हम पहले सीख लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये जो फंक्शन हम लिख रहे हैं कि एफ जेड इक्वल टू जेड या फिर जेड स्क्वायर या फिर जेड क्यूब या फिर जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2z डॉट डॉट करके ऐसे एक लॉन्ग फंक्शन, ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएबल। ओके, तो इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन है इफ एनी फंक्शन contain जेड कॉन्जुगेट, इसको कैसे लिखेंगे, ये स्टार मार्क से। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड दैट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल and also non-analytic। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि अगर पहला जो हमें कहा गया कि अगर एक फंक्शन पॉजिटिव इंटीजर को कंटेंस करता है और उसका पावर सिर्फ जेड होगा, देन वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नेचर का होगा एंड फंक्शन हो जाएगा हमारा एनालिटिक। ठीक है,
और अगर वो फंक्शन में कॉन्जुगेट ऑफ जेड का टर्म कंटेन करता है तो वो फंक्शन हो जाएगा हमारा नॉन डिफरेंशिएबल एंड नॉन एनालिटिक। ओके, तो आपको समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फंक्शन ऑफ जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। ओके, तो ये जो आपको फंक्शन दिया गया है ये डिफरेंशिएबल और नॉट। ठीक है, तो आपको चेक करना होगा कि ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, तो देखिए एक चीज आप नोटिस कर लें कि वेट अ सेकेंड, ये हो गया आपका प्लेन। पहले हम प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है हमारा जेड कॉन्जुगेट का पॉइंट है। जेड कॉन्जुगेट का पॉइंट कहाँ पर है, मान लीजिए ये हो गया आपका जेड कॉन्जुगेट का पॉइंट। ठीक है, तो अब देखिए ये जो जेड कॉन्जुगेट पे आने का दोनों रास्ता हो सकता है, या फिर यहाँ से आ सकता है ये, या फिर यहाँ से भी आ सकता है वाई एक्सिस से पैरेलल में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पाथ 1, ये हो गया आपका पाथ 2, और ये हो गया आपका जेड कॉन्जुगेट पॉइंट। तो ये इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा जेड प्लस डेल जेड, ये भी क्या है हमारा जेड प्लस डेल जेड। ओके, तो पाथ 1 में क्या है, पाथ 1 जो हमने लिखे हैं उसमें हमारा डेल वाई इक्वल टू 0 होगा, एंड पाथ 2 में डेल एक्स होगा हमारा 0। ठीक है, तो अब चलिए हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो हमारा एफ प्राइम जेड क्या होगा, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0। ठीक है, फंक्शन जेड प्लस डेल जेड माइनस फंक्शन ऑफ जेड डिवाइड बाई डेल जेड, यही था हमारा फॉर्मूला। तो अब लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, फंक्शन जेड प्लस डेल जेड हमारा क्या होगा, जेड प्लस डेल जेड का कॉन्जुगेट माइनस जेड का कॉन्जुगेट डिवाइड बाई डेल जेड। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 जेड कॉन्जुगेट प्लस डेल जेड का कॉन्जुगेट माइनस जेड का कॉन्जुगेट डिवाइड बाई डेल जेड। तो ये डेल जेड का कॉन्जुगेट माइनस डेल जेड का कॉन्जुगेट कट जाएगा आपस में। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 डेल जेड का कॉन्जुगेट डिवाइड बाई डेल जेड, ये टर्म आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिख देते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एंड डेल वाई टेंस टू 0। ये दोनों पाथ के लिए अब हम इसका निकालेंगे कि हमें क्या मिलता है। तो डेल जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल एक्स और कॉन्जुगेट है मतलब डेल एक्स माइनस डेल वाई आयोटा, और नीचे वाला टर्म क्या होगा डेल एक्स प्लस डेल वाई आयोटा। ओके, तो ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पाथ 1 के लिए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे फॉर पाथ 1। ठीक है, तो पाथ 1 के लिए हमें क्या मिलेगा, लिमिट पाथ 1 के लिए क्या था, डेल वाई हमारा क्या है 0 होता है, तो डेल वाई टेंस टू 0, तो क्या है डेल एक्स माइनस डेल वाई आयोटा डेल एक्स प्लस डेल वाई आयोटा। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, y का टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा डेल एक्स माइनस आयोटा डॉट 0 डिवाइड बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डॉट 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स जो है हमारा 1। ठीक है, अब पाथ 2 के लिए
पाथ 2 के लिए हमें क्या मिलेगा, लिमिट पाथ 2 के लिए क्या था, डेल एक्स टेंस टू 0, तो डेल एक्स माइनस डेल वाई आयोटा डिवाइड बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई आयोटा। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते तो हमें क्या मिलेगा, 0 माइनस डेल वाई आयोटा डिवाइड बाई 0 प्लस डेल वाई आयोटा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, माइनस डेल वाई आयोटा डिवाइड बाई प्लस डेल वाई आयोटा। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है -1। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हमें मिल गया, एक है 1 और एक है -1। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, ये जो हमारा है 1 एंड -1, तो देखिए पाथ 1 के लिए 1 आ रहा है, पाथ 2 के लिए -1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए तो दोनों पाथ के लिए दोनों अलग अलग आंसर आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये है हमारा पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, ये क्या हुआ, पाथ डिपेंडेंट। और हमने जो इसका फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है, कि डिफरेंशियल हो सकता है या नहीं, कहाँ पर लिखे थे, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर हम लिखे थे ये डिफरेंशियल का फॉर्म था, और क्या था, लिमिट एक्सिस्ट करेगा, और एक टर्म था इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखे थे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा जो आंसर आ रहा है वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, तो द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एंड नॉन एनालिटिक। तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, आपको पता चल चुका है कि ये नॉन डिफरेंशियल है या नहीं, एनालिटिक है या नहीं, और ये भी प्रूव हो चुका है कि अगर कॉन्जुगेट हो तो उसका डिफरेंशिएबल हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको पता चल चुका है। और आज के क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत आगे आ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारा बेसिक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, और उसमें हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड आखिर में एक चीज़, ये रहा हमारा चैनल का लास्ट 28 डेज का रिपोर्ट, जहाँ जो स्टूडेंट हमारा लेक्चर देखते हैं उनमें 70% है नॉट सब्सक्राइब। सो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू सपोर्ट आवर वर्क एंड कम्युनिटी। ओके, दैट्स इट, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।